नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सिंगू बॉर्डर समेत राजधानी के अहम मोर्चों पर किसान के पड़ाव को 3 महीने को होने को आ गए हैं और करीब 80 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। कड़ाके की ठंड, तेज बारिश, आंदोलन में उतार चढ़ाव और इस दौरान तमाम हालात सामने आए हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों से एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं। सरकार के साथ 12 दौर की बातचीत, कृषि मंत्री के साथ 11 दौर की बैठक और हर बार किसान 3 कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने की मांग उठाते रहे हैं। सरकार ने कानून होल्ड रखने का प्रस्ताव भी दिया तो किसानों ने उसको भी खारिज कर दिया और यहीं से सरकार और किसान की बातचीत पर डेडलॉक जारी है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी और सरकार और किसान हर कोई ये कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पहल कौन करे? पीएम ने यह भी कह दिया कि एक फोन कॉल की दूरी है, तो कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि सरकार उसी चैनल से बुलावा भेजे जिसके जरिए वो आज तक बातचीत को करती आई है। लेकिन बातचीत का मसौदा क्या होगा? सरकार के प्रस्ताव पर किसान आखिर क्या बातचीत करेंगे या कोई नया रास्ता होगा? ऐसे में अब किसान की ओर से बहादुरगढ़ महापंचायत में मांग उठ रही है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए, निजी खरीद पर भावांतर दिया जाए, फसल के पूरे दाम पर खरीद हो, यह गारंटी मिलने पर कृषि कानून के संशोधन के बारे में विचार हो सकता है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि एमएसपी पर कानून वाली मांग क्या सरकार मानेगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि महापंचायतों से क्या कृषि कानूनों का समाधान निकलेगा और सरकार और किसानों की बात आखिर कब आगे बढ़ेगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज की बड़ी बहस के ये 3 अहम सवाल हैं। बहादुरगढ़ में किसानों की महापंचायत हुई है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने यह कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो पीछे नहीं हटने वाले। हाँ, क्या पता भाई कब घेर ले दिल्ली को। आप कह रहे हैं डेट बताएंगे। हाँ, बता देंगे। कब तक है? और क्या पता कब तक रहेगी। अरे सरकार नहीं मानने की काम तो भाई करना ही पड़ेगा। दिल्ली वालों को टाइम देंगे, जो भाषा सरकार की समझ आएगी उसे समझाएंगे। टाइम देंगे। अरे गिर नहीं रहेगा दिल्ली, गिर नहीं रही। ये दिल्ली तो गिर रही। पैदल आने का मतलब है कि गांव से लोग पैदल भी चलेंगे, वे भी चलेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। यही तो कहा। ये गिर तो रही, और लोग भी आएंगे इसमें, पैदल भी आएंगे। अब जत्थे पूरे देश से आएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम। गुजरात को आजाद करवाना है। गुजरात आजाद नहीं हुआ। गुजरात अभियान कब से शुरू है? फिर गुजरात में जाएंगे। पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं। यहाँ कोई राजनीति वोट ना तलाश करे इस आंदोलन में ना। खाप का तो बहुत धन्यवाद है भाई चौ साहब का, इनका और सारी खापू का। ये खापी वाले तो आगे अब यही चलेंगे आगे, बस यही चलवाते हैं। जितने भी आंदोलन हुए देश में, जितने भी आंदोलन देश में हुए हैं, वो मुगलों वाले आंदोलन हुए हो, वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुए हो, और ये लाल किले की जो बात करते हैं ना, लाल किले को तो बहादुर शाह जफर के टाइम पे बहुत दिन तक खाप पंचायतों ने अंग्रेजों से मुक्त रखा। तो बहादुरगढ़ की इस महापंचायत में राकेश टिकैत ने क्या बोला ये भी आपने सुन लिया, लेकिन गुरनाम सिंह चंढूनी ने भी एक बात जो कही है उसके बाद सवाल ये उठ रहा है, क्या एमएसपी वाली जो बात गुरनाम सिंह चंढूनी की तरफ से कही गई है, क्या इस पर सरकार मानेगी और क्या यहीं से जो बातचीत का सिलसिला टूटा है क्या वो आगे बढ़ेगा? आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। राजेश दहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश दहिया जी, आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज बहादुरगढ़ के अंदर जो महापंचायत हुई उसमें तो राकेश टिकैत इस बात को कह रहे थे कि हम कानून वापसी से कम पे कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन गुरनाम सिंह चंढूनी ने कहा कि अगर एमएसपी पर सरकार कानूनी गारंटी दे तो संशोधन पर विचार हो सकता है। क्या मायने समझे जाए? सर, हमारा पहले दिन से ही ये स्टैंड था कि सरकार एमएसपी पे कानून बनाए, एमएसपी की गारंटी दे। सरकार उस पे गुमराह करती चली गई। उसके बाद जो 3 काले कानून आए थे, तो सरकार तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती ना। जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो स्टैंड है उसमें 3 कानून की वापसी है और एमएसपी पे कानून बनने की गारंटी है। ये 4 कानून जो हैं ये शुरू से हमारे किसानों की डिमांड है। अब एमएसपी पर सरकार ये कहती है कि अगर हम 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए का कानून होल्ड करते हैं तो सरकार उसके लिए कम से कम एमएसपी की गारंटी का कानून तो बना दे कि हम सरकार पर विश्वास करें कि सरकार हमारी बात पर कुछ गौर कर रही है।
अगर गुरनाम सिंह चंदू का कहने का मतलब ये था कि अगर सरकार एमएसपी पे कानून बनाती है और सभी फसलों को एमएसपी भी देती है, तो उस ये जो होल्ड वाली बात है, इस पे हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा गौर कर सकता है। ये नहीं कहा कि हमारी डिमांड खत्म हो जाएगी। हम तो ये है कि सरकार नहीं नहीं, कोई पहल तो संशोधन करे पर हम जिसपे कि विचार कर सरकार- सकते हैं, ये बात तो कही गई ना। तो संशोधन पर विचार का मतलब तो यही हुआ। नहीं, सरकार ने कहा ना कि 2 साल के लिए होल्ड कर देंगे। उसके बाद संशोधन, तो हम मना कब करें संशोधन को? संशोधन इतने ज्यादा है कि उससे लेकिन संशोधन तो उसी चीज में होगा ना दैया जी, संशोधन तो उसी चीज में होगा जो चीज एग्जिस्ट करेगी। यानी कि अगर कानून वापसी की बात करेंगे तो फिर संशोधन किसमें करवाएंगे? और संशोधन अगर आप करवाएंगे तो मतलब आप उस कानून को मान रहे हैं, तब उसमें आप संशोधन करवाएंगे। आयुष जी, हमने तो सरकार के हर कानून को माना है, लेकिन जो कमियां थी वो बताते रहे। तो इतनी कमियां हैं कि 15-20 तो सरकार खुद मान चुकी है। हम तो ये कहते हैं कि जब आपके बस के कानून बनाने नहीं है तो इनको खत्म करके नए कानून बना लो। हम ये थोड़ा कहते हैं कानून मत बढ़ाओ, लेकिन कानून ऐसे बढ़ाओ जो किसान हित में हो। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं ना दहिया जी, या तो कानून वापसी की बात कर रहे हैं तो फिर संशोधन की बात नहीं होनी चाहिए। अगर संशोधन पर विचार करने को तैयार है तो मतलब कानून वापसी वाली बात से पीछे हटेंगे ना। संशोधन कर देगी सरकार, 2 साल के लिए होल्ड कर देगी, एमएसपी पे कानूनी गारंटी दे देगी, तो ये आपके लिए फेवर में है ना। मतलब आप ये मान रहे हैं, फिर ये कानून वापसी वाली बात से पीछे हटे ना। मान के चलेंगे ना सर कि सरकार की जो कह रही है उस पर कुछ सरकार हमारे बारे में गौर करेगी। क्योंकि सरकार 2 साल तक तो कानून वापस ले लेगी, उसके बाद नए कानून बना ले, जब तक हमारी एमएसपी गारंटी दे दे। हमने ये कब कहा कि सरकार कानून नहीं बनाए? सरकार बैठी किस लिए? नहीं नहीं, कानून तो बनाए, लेकिन आपने ये कहा ना कि कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं, ये बात आपने कही थी ना। और आज तो ये बात गुरनाम सिंह चंडूनी कह रहे हैं कि नहीं, हम संशोधन पर विचार कर सकते हैं। मंत्री ने कहा, कृषि मंत्री ने, कि ये तो होंगे नहीं, आप घर जाओ। तो ये तो जैसे उनका हठ योग था, ऐसे किसानों का था। किसान ये चाहते हैं कि वैसे कानून बनाए। अच्छा ठीक है, चलिए, ये आपने बता दिया कि उनका हठ योग था, तो उस हठ योग में आपने भी कहा। लेकिन हाँ, अगर एमएसपी पे कानूनी गारंटी होल्ड कर देते हैं तो संशोधन पर आप तैयार हैं। ठीक है, वंदना पोपली जी, वंदना पोपली जी, भाई एक कदम किसान आगे बढ़ा है तो क्या मानेंगे अब आप लोग? जी, कदम आप आगे बढ़ने की बात करें आयुष, आपने देखा, आपने खुद ही बहुत सारे प्रश्न पूछे इनसे, लेकिन अपने ही प्रश्नों में कहीं ना कहीं उलझते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें तकलीफ जो है कानूनों से ये है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, हमारी जमीन चली जाएगी। जब हमने बार बार आश्वासन दिया, हमने कानून का हवाला दिया कि कहीं पर भी नहीं लिखा कि किसी भी किसान की जमीन जाएगी या एमएसपी खत्म हो जाएगा या मंडियां खत्म हो जाएंगी। और इनसे बार बार पूछा गया कि बिंदुवार चर्चा करिए, हमें बताइए कौन कौन से पॉइंट्स है। अभी मैं हैरान हो रही थी, जो हमारे किसान नेता बैठे हैं यहाँ पर, दैया जी, उन्होंने कहा कि सरकार खुद से मान रही है 15-20 कमियां। मैं तो बहुत हैरान हूँ। कृषि मंत्री जी ने खुद कहा, संसद में खड़े होकर कहा कि हम किसानों से जब बार बार पूछते थे कि आप कमियां बताइए, तब आप बताते नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके कहने पर कुछ एक पॉइंट्स पर आप चाहते थे कि कुछ पॉइंट्स और भी सशक्तिकरण हो जाए, उनका और भी सुदृढ़ हो जाए, उसके लिए हम मान गए थे। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि 15-20 पॉइंट पर जो है सरकार ही नहीं, सरकार मान रही है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। इनको अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। जहाँ तक बात एमएसपी पे कानून बनाने की बात है, तो अभी मैं सुन पा रही थी चंडूनी जी का एक और चैनल पर इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि ये आपका अपना बयान है, ये संयुक्त किसान मोर्चा कह रही है इसको? बोले ये तो मैं कह रहा हूँ, सरकार मान जाएगी, फिर हम संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेंगे और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो जो एंकर है या जो रिपोर्टर है जो उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, उन्होंने ये पूछ लिया कि आप ये बताइए, अगर संयुक्त किसान मोर्चा मना कर देगा तब आप क्या करेंगे? तो चंडूनी जी बोले फिर बात खत्म। मतलब टाइम पास कर रहे हैं तो बैठे हुए, और देश को गुमराह कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, एक बार भी नहीं। और 26 जनवरी को जो हुआ पूरे देश ने देखा, ये गुमराह करने का काम है। कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, शुरुआत कहाँ पर होती है, एंड कहाँ पर लेकर आ जाते हैं। अरे एमएसपी पे आप कानून की बात करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी को सुन रही थी राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि शांता कुमार की रिपोर्ट के हिसाब से, एक बार सुन लीजिए राजेश दया जी बस सुनते हैं, मैं आपके ही पास आऊंगा इसके बाद। कि 6 से 16% ऐसे किसान हैं जिनको एमएसपी, राजेश जी सुन लीजिए बात को, 6 से 16% की उन्होंने बात की कि 6 से 16% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी मिलता है। अपने समय का वो नहीं बताते कि अपने समय में कितना परसेंटेज था, क्या 100% था। और ये शांता कुमार जी की जो रिपोर्ट है वो हमने ही बनवाई। हम ही इस चीज़ को मानते हैं कि जो किसान है उनका एमएसपी कम मिलता है, उनका जो हमने एमएसपी है लगातार उसको बढ़ाया। अब आप एमएसपी पे कानून की बात कर रहे हैं, सरकार सभी फसलें नहीं खरीद सकती, इस चीज़ को आप समझते होंगे। प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो बहुत अच्छा सुझाव है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, लेकिन उसमें समय लगेगा। ऐसे नहीं कि आप बैठे, आपने बोला कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, फिर आपने बोला जमीन चली जाएगी, फिर मंडियां खत्म हो जाएगी, अब आप कह रहे कानून बना दो।
आप किस मुद्दे पर लेकर बैठे थे, आपका एम क्या था, वो आप कहीं ना कहीं भटक गए हैं, क्योंकि जो सच्चाई है उसकी जीत होती है। सच धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है, पूरे देश ने देख लिया। एक एक करके कमेंट और ले लेता हूं। दहिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद वापस बजरंग दास गर्ग जी चंदूनी जी ने जो बात आज कही उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक जगह पर ये भी कोट किया, हालांकि मुझे नहीं पता वंदना पोपली जी कहां का वो कॉन्टेक्स्ट दे रही, कहां का हवाला है, लेकिन अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि वो उनका अपना निजी वक्तव्य है तो इसको आप कैसे देखेंगे? क्या एमएसपी पे कानूनी गारंटी के बाद संशोधन के लिए सरकार को जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए? गर्ग साहब। आयुष जी, मैं एक बात बहन जी से पूछना चाहता हूं। 3 कृषि जो कानून सरकार लेके आई है, इसमें एक बात तो ये बता दे कि ये एक बात इस फैसले के अंदर किसान व आड़ती के मजदूर के हित की एक लाइन पढ़ के सुना दे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये 3 कृषि कानून जब आएंगे तो एक तो देश के अंदर जमाखोरी बढ़ेगी, क्योंकि अनाज पर स्टॉक सीमा खत्म इन्होंने कर दी। जब स्टॉक सीमा खत्म होगी तो देश के अंदर जमाखोरी बढ़ेगी। ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोग जो है, जो अमानी अडवाणी जैसे लोग हैं, जिस प्रकार सब्जी फल का स्टोर करके 10 गुना प्रॉफिट कमाकर लोगों को माल बेचते हैं, जैसे आलू गोभी प्याज टमाटर, ये लेते हैं 2-2 4-4 5-5 रुपए किलो, बेचते हैं 70-80 रुपए किलो। इसी प्रकार अनाज महंगा होगा। दूसरी बात, जब प्राइवेट मंडियां, जब आप कहते हो भी प्राइवेट मंडियां बनेगी, तो प्राइवेट ये मंडियां बनेगी तो ऑटोमेटिक ये है सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 3 कृषि कानून अभी तक आयुष जी लागू नहीं हुए हैं, मगर आज से ही समझ लो आप, अभी से अनाज मंडियों की दुकानों की कीमत पूरे देश के अंदर आधी हो चुकी है, आधी। जब किसान नहीं चाहता, आड़ती नहीं चाहता, क्यों सरकार जबरन भाई कृषि कानून थोपना चाहती है? इससे ये साफ सिद्ध होता है ये अपने चेतों को उनके कहने से उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया है। आयुष जी देखिए, अभी तक 3 कृषि कानून देश में लागू नहीं हुए। इससे पहले अमानी अडवाणी हरियाणा के अंदर आप देख लो, पानीपत के अंदर सैकड़ों एकड़ के अंदर वेयर हाउस बन चुका है। बड़ी बड़ी टैंक की स्टील की टैंक लग चुके हैं, अडानी ने बनाए, पंजाब बनाए, मध्य प्रदेश बनाए, राजस्थान, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये बन चुके हैं। जब उनको के सपने आ गया, कृषि कानून लागू नहीं हुए हैं। इससे पहले आप एडवांस के अंदर किसानों की जमीन हायर कर रहे हो, किराए पे ले रहे हो, मोल ले रहे हो। क्यों? वे चाहते हैं जिस प्रकार हमारा रिटेल व्यापार पर, सब्जी फल के व्यापार पर कब्जा हुआ है, इसी प्रकार अनाज के व्यापार पर कब्जा होने के बाद सभी खाद्य वस्तुओं पर इनका कब्जा हो जाएगा, इनकी मोनोपोली हो जाएगी। अपने मन मर्जी रेट के ऊपर जनता को माल बेचोगे और जनता को लूटने का काम करेंगे। आयुष जी, एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां आंदोलन की बात है, शांति पे आंदोलन 79 दिन से चल रहा है आपके सामने। आंदोलन कौन भड़का रहा है? टुकड़े टुकड़े गैंग कौन कह रहा है? खालिस्तानी कौन कह रहा है? आतंकवादी कौन कह रहा है? ये वो लोग हैं। चुनाव के समय बीजेपी कहा करती किसान अन्नदाता है, जय जवान जय किसान, और ये किसान का ही बेटा बॉर्डर पर शहीद होता है, बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है। आज वो आतंकवादी हो गए। उन्होंने अपनी बात मांग ली, उन्होंने कह दिया 3 कृषि कानून जो है हमारी फसल जो है, 80 दिन से यही बात तो हम लोग सुन रहे हैं ना, नया उसमें आपने कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये कहा हमारी, मैं थोड़ा उम्मीद कर रहा था कि आज कुछ और नया बता देंगे आप। ठीक है, ये सारी बातें सुन चुका हूं मैं। ओंकार सिंह जी, सरकार कहती है ठीक है, ओंकार सिंह जी बातचीत करेंगे, हम इसमें संशोधन। ओंकार सिंह जी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले तो संशोधन पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं? होगा तो हम खुशहाल होंगे, देश की अर्थव्यवस्था। हेलो जी जी ओंकार जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी आयुष जी, आ रही है आवाज? जी जी ओंकार जी। आयुष जी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर देश का किसान खुशहाल होगा, देश का किसान खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे, अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी। अगर किसान आज 80 दिन हो गए देश की सीमाओं के नहीं, दिल्ली की सीमाओं पे बैठा है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। मैं अपनी बहन वंदना पोपली जी की भी बात सुन रहा था, उनके तर्क सुन रहा था।
आयुष जी इनको चुप करा लीजिए, फिर मैं बोल लेता हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं बोल रहा हूँ कार जी, मुझे तो लगता कोई नहीं आयुष डिस्टर्ब जी, कर। मैं वंदना पोपली जी की बात सुन रहा था। अच्छा आयुष जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपने दो बातें पूछी, दो प्रश्न किए शुरू में। क्या ये जो महापंचायतें हो रही हैं इनसे हल निकलेगा, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जब ये महापंचायत होती है तो आम जनता की आवाज आवाम तक जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा, आपने पूछा कि क्या सरकार मानेगी, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार को जनता की आवाज बनना चाहिए। जनता ने वोट दे के इस सरकार को बनाया है, तो लोकतंत्र में सरकार को मानना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन मैं देख रहा था लोकसभा और राज्यसभा में आंदोलन जीवी की बात की। ये बहुत शर्म की बात है। ये आंदोलन जीवी ही थे जो आंदोलन जीवी हमें आजाद करा गए। अंग्रेजों के खिलाफ अगर आंदोलन जीवियों ने आंदोलन ना किया होता तो आज भी हम गुलाम होते। तो इनको आंदोलन जीवी कहना तो गलत है। ये किसान है हमारे देश के। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम एक काल दूर है। ये एक काल दूर नहीं, इन्होंने तो कीले लगा दी बॉर्डर के ऊपर। अगर वो एक काल दूर है तो वो काल का नंबर तो बताओ, किस नंबर पे किसान फोन करके इनको कांटेक्ट करेगा। और दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि आज मसला छोटा हो या बड़ा हो, हल तो टेबल के ऊपर होगा। और हमेशा बड़ा जो मजबूत पक्ष होता है उसकी जरूरत होती है वो कुछ ढील दे और मसला हल हो। अगर सरकार किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले, उनको थोड़ी सी ढील दे। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने बोला कि अगर एमएसपी में कानून बने तो बात बन सकती है। ये एक सार्थक प्रयास है। सरकार को इस प्रयास को अच्छे में लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अब ये मसला हल हो। हर एक व्यक्ति चाहता है मसला हल हो, लेकिन अगर सरकार भी संजीदगी से काम करना चाहती है तो एमएसपी पे कानून बनाना क्या बड़ी बात है। अगर एमएसपी पे कानून में सरकार, किसान ये तो नहीं कह रहा कि आप मेरा एमएसपी पे खरीदो, किसान कह रहा है कानून बना दो। अगर कोई कम से खरीदे तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो जाए। किसान ये नहीं कह रहा कि सरकार मेरा माल खरीदे। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? एमएसपी पे कानून बन जाए, किसान अगर खुशहाल हो जाए तो इसमें देश की खुशहाली और अर्थव्यवस्था की खुशहाली। ठीक है, राजेश दहिया जी, वंदना जी की बात पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। आयुष जी, मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो बीजेपी की प्रवक्ता है उसको ये नहीं पता कि 12 मीटिंग हुई थी, हमारे 4 मुद्दे थे, इसमें से 2 मुद्दे उन्होंने मान लिए थे सरकार ने, और तीसरा मुद्दा था एमएसपी का जिसको उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो कानून था वो पहला मुद्दा था। तो जो ये मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ ना, ये समझ रही है कि एमएससी का मुद्दा हमारा उस टाइम पे ही था। अब रही बात, मैं जब सभी की बातें सुन रहा था कि जो हमारे ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो किसान हैं, इन्होंने ही देश की आज तक रक्षा की है। आप इतिहास उठा लो, जितने आक्रमणकारी आए थे ना वहां से मुगलों के टाइम से, वो सारे यहाँ पे आगे लड़ाई लड़के आगे बढ़े थे। जो गुजरात में वो सोमनाथ का मंदिर था वो यहीं से गया था। अगर अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तो वो बंगाल की साइड से आए थे। तो ये जो हमारा जो ये एरिया है ना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये एक शुरू से ही आंदोलनकारी अर्थ परजीवी नहीं कह सकते इसको। इन्होंने देश की रक्षा की है सर। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सारे किसानों के बारे में गलत शब्द यूज किया ना, वो गलत शब्द उनको माफी मांगनी चाहिए। हमारा जो ये बेल्ट है ना, इसने देश की रक्षा की है शुरू से आखिर तक, आज भी रक्षा कर रही है देश की, कि जो पूरे हिंदुस्तान का किसान है वो इस कानून से प्रभावित ना हो, इसलिए हम ही आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ जो सारी खापे छुड़की हैं, सारे जन आंदोलन जुड़ चुका है और पूरा हिंदुस्तान का किसान हमारे साथ आ चुका है। तो मैं हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता उनको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी शुरू से 4 डिमांड थी, जिसमें 2 डिमांड मुख्य हमारे कृषि मंत्री ने मान ली थी। वो थी नंबर 3 और 4 पे। नंबर 2 पे थी एमएसपी की डिमांड और नंबर 1 पे थी कानून की डिमांड। तो उन्होंने कहा था कि हम कानून 2 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो हम एमएसपी पे तो कम से कम देखें एमएसपी पे क्या कर रही सरकार हमारी, या अभी हमारे जो मोदी जी है वो हमें परजीवी और आंदोलन मान रहे हैं। ऐसा है आयुष जी, सरकार चाहे तो फैसला 2 मिनट में हो सकता है, एक कॉल की दूरी पे प्रधानमंत्री जी एक बार कह दे एमएसपी पे कानून बढ़ा दिया और हमारी जितनी फसलें उनको एमएसपी पर डाल दे और C2 का फार्मूला लगा दे। अब जैसे हमारी वंदना पोपली जी है, ये पहले कांग्रेस में रही हैं, तो इनको वहां का भी ज्ञान होगा, अब बीजेपी का ज्ञान हो गया, तो ये हमारे मसले को जल्दी सॉल्व करा सकती हैं। क्योंकि ये जैसे कि आज नहीं, बिल्कुल राजेश दहिया जी, यही उम्मीद पूरा देश कर रहा है कि भाई अब बहुत समय हो गया है, इसका हल निकलना चाहिए, समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा था शुरुआत में भी कि अगर एक कदम बढ़ रहे हैं तो सरकार को देखना चाहिए कि इस पर क्या हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो बात कही जा रही है, क्या वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से है या गुरनाम सिंह चंडूनी ने पर्सनल अगर इस बात को कहा है तो फिर क्या इसको इंडोर्स करता है संयुक्त मोर्चा, ये भी सवाल है ना अपने आप में। वंदना पोपली जी जवाब दीजिए। दूसरी डिमांड थी एमएसपी की और तीसरी डिमांड तो मान
देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी बात का जवाब दूंगी कि आंदोलन जीवी पर बार बार ये प्रश्न उठा रहे हैं। शायद या तो समझे नहीं मोदी जी ने जो कहा वहाँ पर, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत क्लियरली कहा कि वो लोग जो हर एक आंदोलन में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं, उनकी बात की थी। और आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, मुझे एक बात बताइए, 26 जनवरी को जो हुआ दिल्ली में, हम सब ने देखा और आप सब ने क्या कहा कि वो हमारे आदमी नहीं है। यहाँ तक भी बयान आ गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी है। लेकिन ऐसे क्यों शर्त लगाई गई कि जब तक उनको नहीं छोड़ दिया जाएगा आगे बात नहीं होगी? कांग्रेस में ऐसे क्यों कहा गया, कैप्टन अमरिंदर ने ये क्यों कहा कि 70 वकील हम लगाएंगे, वो भी सरकार के खर्चे पर? अरे वो तो आप बीजेपी के आदमी बता रहे हैं, आप उपद्रवी बता रहे हैं उनको। उन्हीं को तो हम कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो आपके आंदोलन में घुस गए हैं, आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आंदोलन जीवी हैं। हमने किसानों की बात नहीं की है। हमारे भारतीय है, बदलने की कोशिश हमारे भारतीय है, वंदना जी हमारे भारतीय है, वो कैसे भी है। सुनिए, आप फिर भी उसके बावजूद, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? वंदना पोपली जी कह रहे हैं कि वो जैसे भी हैं भारतीय हैं, चाहे जो किया हो लेकिन छोड़ना पड़ेगा। भारतीय हैं वो, चूंकि बिल्कुल भारतीय है। भारतीय तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी बहुत सारे क्राइम भी करते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि भारतीय नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, अरे सुनिए, आप बात को पलटाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, 10 बार करिए, लेकिन अगर आंदोलन जीवियों से अगर सजग रहने के लिए कहा जाता है तो उसमें गलत बात क्या है? अगर आंदोलन जीवियों से सजग रहने के लिए कहा जाता है तो क्यों उसमें गलत बात क्या है? अब मैं यहाँ पर आऊंगी कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की, कहीं ना कहीं सड़कों में कील ठुकवा दी, बैरिकेड लगा दिए। मैं एक का जवाब दे दूंगी, एक का जवाब दे दूंगी। मैडम से ये पूछ लो, एक का जवाब, ये 3 कृषि कानून में कौन सी लाइन ये कोई तरीका नहीं, आयुष जी, ये तरीका एक लाइन पढ़ के बताए मैडम जी। सुन लीजिए बजरंग जी, आप ये बता दीजिए। अब सुनना पड़ेगा, देखिए गर्ग साहब देखिए सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं फिर डिस्टर्ब करेंगे वंदना पोपली जी आपको भी, फिर आप उनको डिस्टर्ब करते रहिएगा और दोनों लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहिएगा, समय खराब करते रहिएगा जनता का। इसलिए एक सवाल पूछ रहा है तो दूसरा उसका जवाब सुन ले, दूसरा जब मैं उसको मौका दे रहा हूँ तो वो काउंटर सवाल कर ले। सुनना चाहते हैं या आपको पता है कि आप गलत है इसलिए नहीं सुनना चाहते? आप गलत है इसलिए नहीं सुनना चाहते? कृषि काले कानून में कौन सी लाइन किसान आड़ती के है ये बता दे, मैं उसको जवाब दे दूंगा। उसमें वो इतनी नहीं है, ये तो स्पष्ट करे कि ये 3 कृषि कानून में ये फायदा होगा, कौन सा फायदा होगा ये तो बताए पड़ेगा। अरे आप कमी बता दीजिए ना। मैडम जी, मैं चुप ही बैठा हूँ, मैं आपके भाषण ही सुन रहा हूँ, आपके सुन रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी सुन रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी चुटकुले सुन रहा हूँ, मैं इनको सुन में पागल हो गया। नहीं तो भजनदास गर्जिएगा, सुनना नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं ना। भजनदास गर्जिएगा, देखिए सुनना नहीं है, सिर्फ आपको अपनी ही बात कहनी है और अगले की बात आपको लगता है कि भाषण है तो उसको भी आपकी बात भाषण लग सकती है ना। गर्ग साहब सवाल खड़े करेंगे तो उसका जवाब सुनना पड़ेगा, नहीं तो सवाल मत खड़े करिए, अपनी अपनी बात को कहिए। सवाल खड़े किया ना तो उसका जवाब तो आपको सुनना पड़ेगा ना। और ऐसे आपकी बात को वंदना पोपली जी भी कह सकती हैं कि आप भाषण दे रहे थे इतनी देर से, वो आपको नहीं बोलने देंगे, ऐसे मत करिए। चर्चा में बैठे हैं, आपने बहुत सारे सवाल दागे तो उसका जवाब सुन लीजिए और फिर उसका काउंटर कर दीजिएगा। जब मैं आपको समय दूंगा आप बताइएगा कि वंदना पोपली जी नहीं बता पाएंगे ये बात, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा उसके लिए सभी को। और समय व्यर्थ होता है, मुझे आप लोगों को बच्चों की तरह समझाना पड़ता है कि आप ये ना करें, आप ये ना करें। आप अपना भी समय बर्बाद करते हैं, हमारा भी करते हैं, एक एक करके बोलते रहें। मैं सबको समय दे रहा हूं। वंदना पोपली जी कंप्लीट करें। किसान को एमएसपी से, अगर किसान को एमएसपी से अच्छा भाव मिलता है मंडी के बाहर तो मंडी के बाहर भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जितने ज्यादा राइट्स किसानों के लिए रखे गए हैं उतने करारकर्ता के लिए नहीं रखे गए हैं। ये मेन जो है पॉइंट्स हैं जो किसान के हक में जाते हैं। वंदना पोपली जी देखिए, इस चीज पे मैं आपको भी टोकूंगा। देखिए 80 दिन हो गए किसान को बैठे हुए, आप लोग यही बात बता रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो लोग बैठे हुए भाई, इनके लिए क्या है, कैसे ये घर जाएंगे, इसके लिए क्या प्लान है आपके पास? अगर कहते हैं कि एमएसपी को आप बना दीजिए कानूनी गारंटी, हम संशोधन पर विचार कर सकते हैं, तो कुछ तो बताइए ना कि क्या करने वाले हैं आगे, या ये यूं ही बैठे रहेंगे? आप बताते रहेंगे फायदे, वो बताते रहेंगे नुकसान, और जनता उन सबके बीच में देखती रहेगी क्या हो रहा है। क्या प्लान है? नहीं, आयुष जनता तो बहुत क्लियरली देख रही है कि किस तरह से बार बार पलटी मारी जा रही है। लेकिन एमएसपी पे भी मैं आपको बता देती हूँ,
एमएसपी पे कानून बनाने का बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर बनाया भी जा सकता है, लेकिन दो चीजें हैं। सबसे पहले वो क्या चाहते हैं कि एमएसपी पे जो जितनी भी फसलें हैं सरकार खरीदे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप पहले खाद्यान्न की बात करेंगे, फिर तिलहन पे आएंगे, फिर दलहन पर आएंगे, फिर सब्जी पर आएंगे, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स पे आएंगे। सरकार इन प्रोडक्ट्स का क्या करेगी? सरकार जो एमएसपी पे खरीदती है उसके पीछे कारण होता है आर्थिक रूप से जो व्यक्ति जो कमजोर है उनको कम दामों पर खाद्यान्न दिया जाए। इसके लिए पीडी स्कीम के अंतर्गत जो सरकार है इन सबको खरीदती है, 25% जो टोटल खाद्यान्न को खरीदती है। तो सरकार सारी फसलें नहीं खरीद सकती। जहाँ तक प्राइवेट फ्लेवर्स की बात है, प्राइवेट फ्लेवर्स के लिए एमएसपी को उस पे कानून बनाया जा ओंकार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे पता है आपका वही सवाल है, लेकिन इसके लिए सर्टेनली समय लगेगा। सुन लीजिए ये वाली बात सुन लीजिए कि उसके लिए समय लगेगा। टेक्निकलिटीज बहुत सारी, आप समझिए कि एक सेला चावल भी होता है, एक बासमती चावल भी होता है, हर एक चीज की वैरायटी होती है, हर एक के रेट निर्धारित करना, हर एक चीज में समय लगेगा। ये नहीं कि आप दिल्ली में आकर बैठ गए, आपने बोला कि जमीन जा रही है और एकदम से आपने पलटी मारी और आपने बोला कि एमएसपी कानून बना दीजिए। जब जमीन नहीं जा रही। ओंकार जी, आपने भी यही सवाल उठाया कि जो किसान है वो ये नहीं कह रहा है कि आप उसकी सारी फसल खरीद लें, लेकिन एमएसपी पर गारंटी दे दें कि कोई उससे कम पे खरीदेगा तो फिर भाई उसको जेल या सजा का प्रावधान आप करेंगे। लेकिन ये इंश्योर कौन करेगा कि किसान इस चीज के लिए सरकार को बाध्य नहीं करेगा कि नहीं एमएसपी की गारंटी है तो आपको खरीदना होगा। कल को अगर ऐसा ही आंदोलन दूसरा हो जाए कि नहीं सरकार खरीदती नहीं, हमारा एमएसपी तो दे दिया लेकिन खरीद नहीं हो रही है, फिर क्या करेंगे? आयुष जी पहले तो मैं अपनी बहन से एक बात पूछना चाहूंगा, फिर आपकी बात पे आऊंगा कि ये कहते हैं आंदोलन जीवी। जब अन्ना हजारे का आंदोलन था, कांग्रेस की सरकार थी, क्या ये लोग आंदोलन जीवी थे? बस इस बात का क्वेश्चन ले लीजिए। उसके बाद मैं कहता हूँ एमएसपी की बात, किसान ने कोई बुरी बात नहीं कही, किसान ने बोला कि हमारी फसल का एमएसपी का खराब है उनके लिए कहा गया। अरे यहाँ पर इमोशनल स्पीच क्यों देते हैं? आपके पास मुद्दे होते नहीं है। चलिए ओंकार जी भाई, देखिए राजनीतिक पार्टियां ही आंदोलनों से निकली हुई हैं, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टी आंदोलनजीवी ही हैं। ये मोटी बात जनता को समझ में आती है। कोई इसको किसी परिप्रेक्ष्य में देखे, कोई किसी परिप्रेक्ष्य में उसको लेकर के कहे, लेकिन इन आंदोलनों से राजनीतिक पार्टियां जन्म लेती हैं और राजनीति कर रही हैं। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। सभी पार्टियों का इतिहास कहीं ना कहीं आंदोलनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सब आंदोलनजीवी हैं। ठीक है, उस विषय को खत्म करते हैं, एमएसपी पर आते हैं। मुझे बताइए ओंकार जी, ये इंश्योर कौन करेगा? ये कौन इंश्योर करेगा कि अगर सरकार नहीं खरीद रही, एमएसपी की गारंटी का भी फायदा होगा अगर खरीद ही ना हो तो? एमएसपी तो आपने कह दिया कि मैं 1800 2000 दूंगा, लेकिन जब खरीद ही नहीं होगी तो वो पैसे का क्या होगा? ना तो वो तो किसान को मिलेगा ना किसी को मिलेगा, फायदा क्या? किसान तो वहीं का वहीं। आयुष जी मैं बताता हूँ, जब एक कानून बन जाएगा कि कनक का रेट 1925 रुपए से कम नहीं बिकेगा और जो लेगा उसको सजा का प्रावधान होगा, तो हर एक व्यक्ति को जो भी खरीदेगा 1925 रुपए खरीदेगा और देना खरीदार ने, लेना किसान ने। दर्द इनको। चलिए ओंकार जी से मेरा संपर्क टूट गया है। यही तो प्रैक्टिकलिटी समझना है ना हम लोगों को, यही प्रैक्टिकलिटी समझना है। फिर एमएसपी पर कानूनी गारंटी होगी तो जिसको खरीदना भी होगा वो नहीं खरीदेगा, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो जीरो पर शून्य पर आ जाएंगे। बजरंग दास गर्ग जी, बंदा जी की बात पर आप कुछ कहना चाहते हैं? आयुष जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब चीज की आवश्यकता होती है तो आयुष जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आपने एमएसपी की बात कही है ये हकीकत बात है। एमएसपी लागू सरकार ने कर दी। आज भी किसान की फसल एमएसपी रेटों पर नहीं खरीदी जाती। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, नरमा का सीजन इस टाइम है, नरमा का एमएसपी रेट 5725 रुपए है। 2014 के बाद शुरू हुआ या उससे पहले से था? गायक नहीं है। बाजरा का एमएसपी 2150 रुपए रेट है, मगर वो बाजरा 1200-1300 रुपए का किसान का रूल है, सरकारी एजेंसियां को जेल नहीं कर रही। सरसों का एमएसपी 2425 रुपए, बहन जी सुन लो प्यार से, 2425 रुपए। और किसानों का सरसों बिकी कितने में? 2500, 3500 और 3600 के अंदर। अच्छा, एक बहन जी ने एक जवाब दिया कि किसान को 2 फायदे दे दिए हमने, भाई अपनी फसल या भी बेच सकता है। ये कानून है। हरियाणा का किसान यूपी में बेच सकता है, राजस्थान में बेच सकता है, पंजाब में बेच सकता है। पर नई बात नहीं आपने कोई की। आपने नई बात क्या की है? इस कानून में एक लाइन ऐसी डाल दी
कोई बड़ी बड़ी एतराज किस किसान बात पर? की फसल खेतों में फिर एतराज एडवांस किस में बात खरीद पर? सकती है, पैदावार होने से पहले ही एग्रीमेंट कर सकती है, उनकी जमीन को लीज पर लेकर उसकी जमीन को औने पौने दामों में खरीद सकती है। आप बताइए, फसल की पैदावार जमीन हुई नहीं है बीच में, उससे पहले जमीन नहीं है किसान बीच से में। बड़ी कंपनियां एग्रीमेंट कर लेगी, फिर आपकी जो खेत में फसल होगी हम इस रेट में खरीदेंगे, आप हमसे ये बयान ना लो। वो जो बड़ी कंपनी होगी वो बताएगी आपकी खेत में इस फसल की आपने बिजाई करनी है, ये हमारा रेट है। ऐसी कानून के अंदर सीटीएल में स्पष्ट कर रहा हूँ। जब आप एमएसपी की बात कर रहे हो, सरकार को क्या दिक्कत है एमएसपी के कानून बनाने का, जो लोकसभा में राज्यसभा मैं में जवाब बिल दे दूं। पास करने का मैं क्या जवाब दे दिक्कत दूंगा। है? जब आप कहते हो एमएसपी पर एक एक दाना खरीदेंगे, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं एमएसपी ना तो हटी ना खत्म हुई, एमएसपी पर हर प्रकार का एक एक दाना खरीदेंगे। तो प्रधानमंत्री जी आप एक एक दाना एमएसपी पे खरीदोगे तो एमएसपी का गारंटी कानून लोकसभा में बिल पास कीजिए, उसका राज्यसभा में पास करवाइए, जिस प्रकार आपकी बहुमत के अंदर चलिए। आपने लोकसभा में दहिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दहिया जी एक बात और पूछूं, पूछिए मैं जवाब दे जब ये दूं। कानून बना, वंदना जी एक सेकंड में राजेश दहिया जी की बात सुनना चाह रहा हूँ। किसान की बात है, थोड़ा किसान बताएं। राजेश दहिया जी। सरकार ने बात की, सरकार आयुष जी। हम बातचीत करने के लिए तैयार है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बात की? जब आप कानून लेके आ रहे थे, जब आप कानून बना रहे थे, उस समय आपने किसान चलिए गर्ग साहब, अब राजेश दहिया जी की बात को सुन लेते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाए बाबा। आयुष जी जी राजेश दहिया आप जी। भी बात क्या करते थे क्या कानून से पहले? कमाल कर दिया, क्या बात कर रहे बजरंग दास जी? अपनी जिद छोड़ के, आयुष जी अपनी जिद स्पीच छोड़ देते के बैठ के। किसी कानून एक बार इसको रद्द करे। ठीक है और गर्ग साहब, संघों से बातचीत अब राजेश दहिया जी की बात को सुन लें। मुझे लगता है शायद आप तक मेरी ऑडियो पहुंच नहीं रही है। राजेश दहिया जी आयुष जी। क्या कहना चाह रहे हैं? जनता के हित में हो, मैं ये कह रहा हूँ सर वाला ना हो, कि किसान को फसल सरकार को ध्यान मिले, एमएसपी पे कानून बना दे। जैसे हमारे गेहूं की फसल है 1975 रुपए जैसे एमएसपी है, उसके बाद अगर मोदी सरकार है उसको अडानी को बेचना चाहे तो उसको 2122 बेच दे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। हमें तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो हमारी कॉस्ट लग के आती है, हमारा खर्चा लग के आता है, हमें ये सेफ्टी हो जाए जो आज की डेट में मंडियों में है कि हमारी एमएसपी फसल बिक जाएगी। आज भी जो एमएसपी फसल जो है ना वो 60% बिक रही है। जैसे बजरंग दास जी ने बताया ना, सभी जो फसलें हैं वो आज गेहूं 15-16 से मिल रहा है, ऐसे ही बाजरा पिटा पड़ा है। तो वंदना जी को हम यही कह रहे हैं कि हमारा एमएसपी का कानून बना दे, वो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी, जिससे हमारा जो टोटे बना जाए, हम मतलब जो हमारी फसल में खर्चा है कम से वो तो मिल जाए हमारे को। और ये कहते हैं कानून बनाने में दिक्कत है, जब सरकार सर्कल रेट पर जमीन खरीद सकती है, रजिस्ट्री के लिए रेट फिक्स कर देती है, तो ऐसे वो एमएसपी फसल के क्यों नहीं रेट फिक्स कर देती हमारे? इनको दिक्कत क्या है? हमारे जो फसल एमएसपी फिक्स करके उसके बाद वो अंबानी को बेचे, अंडानी को बेचे, किसी अमेरिका को बेचे, किसी को बेचे, हम तो सेफ हो जाएं कि हम अपने घर से फसल लेकर मंडी में जाके बेच दें, उसका प्राइस हमें घर पे मिल जाए। हमें ये चाहते हैं कि जो हमारी फसल हो, जो हमारी फसल पैदावार हो, वो कम से कम ठीक रेट पर हमें बेचकर पैसा हमें सेफ मिल जाए, हमारे बैंक में आ जाए। इससे ज्यादा किसान कुछ नहीं चाहता। मैं आयुष जी, ये हमें उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये एक मुद्दा था पॉइंट 2 नंबर का, जो पॉइंट वाइज डिस्कस करना चाहते थे। 12 हमारी मीटिंगें हुई, हर मीटिंग में चाय पकौड़े खा आ जाते थे, हमने कोई डिस्कस नहीं किया। इसका मतलब अरे हमारे हर मीटिंग में डिस्कस होती थी, लेकिन हमारे मंत्री जी थे हमें गोल गोल घुमा देते थे। आखिर में जाकर कुछ मीटिंग में उन्होंने लास्ट का 3-4 पॉइंट मान लिया था, और ये 2 पॉइंट अटका दिए थे, और आखिर में ये कह दिया था कि इसके बाद कोई होना नहीं, आगे मीटिंगें नहीं होंगी। आयुष जी, हम तो सरकार से पहले ही बात करना चाहते थे, आज भी बात करना चाहते हैं, किसान के हित की बात करना चाहते हैं। हमारी जो ठीक है, कुल मिलाकर राजीव जी बात एमएसपी पर ही अटकी, और अगर एमएसपी पर किसान इंश्योर हो जाए तो फिर आगे बात बढ़ सकती है। ठीक है, ओंकार सिंह जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। आयुष जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस किसान समस्या का हल बहुत जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है। और मैं अपनी बहन वंदना पोपली जी से कहूँगा कि दूसरे बोलते हैं तो एकदम से हाइपर होने की जरूरत नहीं, बात अच्छे से सुने ताकि जनता को भी सुनाई दे। जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी बनाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहे कि इतनी वस्तुएं एमएसपी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? आपने एमएसपी पे खरीद नहीं करनी है, खरीद तो खरीदार ही करेगा, और इनकी नीयत और नीति दोनों ही बेकार है। इन्होंने, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कानून तो आए जून में, उससे कानून तो जून में आए, ये बड़े बड़े गोदाम जून से पहले मंजूर हो गए।
वंदना जी सुन लीजिए, आपको इतनी मिर्च क्यों लगती है? दूसरे की बात भी सुनने की हिम्मत रखिए। जून में कानून आए, जून से पहले ही बड़े बड़े गोदाम बन गए। ये गोदाम कैसे बन गए? इनके बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिली भगत है। पहले तो कहते थे ना, सत्ता नहीं है कि अब हाथ में, जनता सब जानती पोपली जी है। सुनते रहे भाई। देखिए ओंकार जी को वैसे समय नहीं मिल पा रहा, देखिए तकनीकी समस्या की वजह से उनकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अब थोड़ा समय मैंने दिया, वही बोल लेने दीजिए, उनकी बात को भी रखना जरूरी है ना, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं ओंकार जी। भैया बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, अगर मैं नोबेल प्राइज देने वाला हूं तो इनको नोबेल जरूर दूंगा, क्योंकि मुद्दों से भटका देते हैं। चलिए ओंकार जी बात सुनने की हिम्मत रखिए, इतनी मिर्चें ना खाइए, कम खाइए। मुद्दे पे तो हम ही लेकर आते हैं, इमोशनल मेरा कहने का मतलब है कि ये किसान समस्या का हल, मुद्दों से भटकाने का काम भी आपका है। अरे एक सीट है, उस पे भी आप रेजिग्नेशन देकर आए, कमाल कर दिया। मतलब उंगली कटाकर शहीद होने वाले। चलिए पोपली जी सुन लेते हैं भाई। देखिए लोकतंत्र में बात सुननी चाहिए, आप लोग तो सब भरोसा करते हैं लोकतंत्र में, कम से कम डिबेट का भी जो लोकतंत्र है उसको भी बहाल रखें। बात सुन लेते हैं ना, अगला क्या कह रहा है उसको भी सुनना जरूरी है ना। पोपली जी, ओंकार सिंह जी कंप्लीट करें। और नोबेल पुरस्कार आपसे तो कम से कम नहीं चाहिए। नोबेल पुरस्कार आपसे कम से कम नहीं चाहिए। आयुषी मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आई, ये मसला तो हल नहीं हुआ, लेकिन गोदाम पहले आ गया, कानून बाद में बना। ये बड़ी अजीब सी बात है। वंदना पोपली जी को कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो और मिनिमम वंदना जी ठीक है, देखिए थोड़ा किसान की समस्या पे आप चर्चा कर लेते हैं। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के हो गए, मुझे लगता है ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कर लिया आरोप प्रत्यारोप। पोपली जी थोड़ा किसान पर, इस कानून और इस कृषि बिल पर बात करते हैं ना, थोड़ा सा इसी पर रहते हैं हम लोग आज, आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाएं। ओंकार सिंह जी क्या कह रहे हैं? आयुष जी आज 80 दिन हो गए, 80 दिन हो गए। पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते थे कि ये अलगाववादियों का है, खालिस्तानियों का है, आतंकवादियों का है। अब कम से कम ये मांगने लगे कि किसान बैठे हुए हैं। अगर ये मान गया किसान बैठे हो तो किसान की समस्या का संजीदगी से हल करें, क्योंकि टेबल पे हर एक समस्या का हल होता है अगर इनकी नीयत साफ है। आज किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने बोला कि एमएसपी पे अगर कानून बन जाए तो हम बात कर सकते हैं, तो इनको ये पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए। अब समस्या ज्यादा दूर नहीं है, हल हो सकती है। एमएसपी पे कानून बनाइए, उसके बाद किसान भाइयों से बैठ के बात कीजिए। और ये कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी कानून की एक आत्मा होती है, अगर वो आत्मा निकल जाए तो कानून अपने आप ही मिट्टी हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कहते हैं कि अगर किसान और कॉन्ट्रैक्ट लेने में कोई विवाद होगा तो वो विवाद 30 दिन में एसडीएम हल करेगा, उसके 30 दिन के बाद डीसी हल करेगा। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है अदालती कार्रवाई का, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो अधिकार ही इस कानून ने छीन लिया। तो वैसे देखा जाए तो इस कानून की अहमियत भी क्या रहेगी। अब ये कहते हैं हम वो हल करने के लिए तैयार हैं, जब इन कानूनों में इतनी सारी खामियां हैं। आज 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, सिर्फ चाय पीने और पिलाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनको चाहिए कि अब संजीदगी से समस्या का हल करें और किसानों को खुशी खुशी उनके घर पे भेजें। बिल्कुल वंदना जी, देखिए यहाँ पर राजेश दहिया जी ने एक बढ़िया बात कही। मुझे लगता है थोड़ा सा विचार अगर सरकार कर ले तो कुछ समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। किसान परेशान और आशंकित इसलिए है कि ऐसा ना हो कि उसकी फसल ना बिक पाए। आप लोग कह भले ही रहे हों लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहा है। वो ये कह रहा है कि एमएसपी पर गारंटी आप उसको दे दीजिए कानूनी तौर पर, ताकि वो इंश्योर हो जाए कि हाँ कानून है तो वो इंश्योरेंस है उसके पास, और उसके बाद आपको जहां मर्जी उसको बेचिए या जिसको भी प्राइवेट प्लेयर को आपको इन्वॉल्व करना आप कर सकते हैं। एक कड़ी सरकार बीच में बन जाए तो वो इंश्योर हो सकता है। इस पर विचार क्यों नहीं हो सकता? आयुष बिल्कुल विचार हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि बात कहाँ से शुरू हुई थी कि हमारी जमीन छीन जाएगी। इसी को लेकर बैठे थे ना, ये कानूनों को जो है वो गलत बता रहे थे। हम बार बार पूछते रहे कि इसमें कमी क्या है, वो नहीं बता पाए। अभी मैं सुन पा रही थी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो पहले से दाम तय कर देंगे। शायद आज आपने दीपेंद्र जी को नहीं सुना, राज्यसभा में बहुत चिल्ला कर बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हम लेकर आए थे, हमने हरियाणा में शुरू करी थी, अभी नए तरीके से ले आए। हालांकि वो भूल गए, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट भी है, मैं आपको बताना चाहूँगी 25 पॉइंट पे उसके
पेज नंबर 6 25 पॉइंट पे क्लियरली लिखा है कि किसान जो है उसको 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और वो जेल भी जा सकता है। और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हम रूल्स लेकर आए हैं उसके हिसाब से। लेकिन पोपली जी उन्होंने तो ये भी बताया ना साथ में कि भाई देखिए उसमें एमएसपी से कम पे खरीद पर सजा का प्रावधान भी था, और बात वही एमएसपी पे ही आके अटक रही है, क्योंकि आज भी यही एमएसपी की ही बात है। सबसे बड़ा काला कानून ये है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता। चलिए गर्ग साहब, मैंने भी सुना दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में क्या बोला, इसलिए मैंने करेक्ट किया बंदना जी को। मैंने सुना गर्ग साहब, मैंने सुना उन्होंने क्या कहा। ठीक है गर्ग साहब, आपको आपत्ति जताने की जरूरत नहीं है, मैंने भी सुना कि उन्होंने क्या कहा है और पब्लिकली भी उन सबको पता है कि आज क्या हुआ है। ठीक है वंदना जी, ठीक है दास गर्ग जी, देखिए अब फिर वो आप लोग आपसी तू मैं करने लगे। गर्ग साहब ना आपकी बात समझ में आ रही है ना बंदा पोपली जी की, आप इस बात पे आपत्ति जता रहे हैं, ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, जनता को क्या समझ में आएगा। चर्चा में बैठे हैं तो ठीक है गर्ग साहब, भाई लोगों को सुनवा रहे हैं ना, जनता को दिखा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस डेकोरम का पालन करते रहें। आपत्ति जताएं तो उसका जब मैं समय दूं तब ठीक है। गर्ग साहब नहीं, ऐसे नहीं होगा, डिस्टर्ब करने से नहीं। वंदना जी अपनी बात करिए ना। 2014 से पहले कांग्रेस ने कितनी एमएसपी दे दी थी? मैं जवाब दूंगा, एक भी किसान के हित में नहीं है। हम 23 फसलों मैं बताऊंगा आपको। अरे क्यों मिर्चें लग रही हैं? अरे आप ही नहीं है किसान। बहन जी आप ये बताओ, तीन कृषि कानून में कौन सी लैंड आपके लिए कि बेरोजगार राहुल गांधी? अरे बाहर आ जाओ। अरे राहुल गांधी से पूछ लो कि गन्ना जो है कैसे उगता है, उसको ये नहीं मालूम है। अरे राहुल गांधी को कुछ मालूम नहीं है, जाके लोकसभा में स्पीच देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा 2 फुट आलू खाते हैं, उसके बाद जाकर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी, 5 लाख का फाइन था किसान पर, जेल में जाने की बात थी। आपके समय में शर्म आनी चाहिए, आपको यहाँ पर आप शोर मचाते हैं, आप यहाँ पर शोर मचाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे पंजाब और पंजाब में कर दीजिए ना पहले, कभी प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में एमएसपी कर दीजिए, राजस्थान में एमएसपी का कानून बना दीजिए, दे दीजिए ना एमएसपी। पंजाब और राजस्थान में क्या हाल कर रखा है? 1200 चलिए ठीक है, यहाँ पे भी राज्यसभा लोकसभा बना दिया आप लोगों ने। मैंने कहा कि लोकतंत्र का पालन कम से कम डिबेट के अंदर तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। जैसे वहां पर करते हैं वैसे यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप दोनों को ही रोकूंगा क्योंकि आप दोनों ही लोग सुनने को तैयार नहीं है। राजेश दहिया जी क्या कहना चाह रहे थे? ठीक है ठीक है, राजेश दहिया जी क्या कहना चाह रहे हैं? कितने किसान मर चुके हैं भाई, हम मुझे दुख है। एक शब्द बोला, मेरी बात शुरू हो गई है, बोलने लगता है मेरी बात नहीं हुई, मैंने आपको पहले ही कहा था, अब मैं नहीं इनको फिर बोलने दूंगी ऐसे। बड़ी शर्म की बात। आयुष मेरी बात शुरू। गर्ग साहब देखिए, वैसे तकनीकी समस्या है कि ऑडियो बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही है, आपकी आवाज भी कट कट कर आ रही है, बिना मतलब में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखें, सुन लें, एक दूसरे को सुन लें। सुनने की क्षमता दोनों लोगों के अंदर होनी चाहिए, लेकिन किसी के अंदर नहीं है। एक कहता है, दूसरा हाइपर हो जाता है, ना अपनी बात आप समझा पाते हैं ना अगला कुछ बता पाता है। गर्ग साहब आराम से और बहुत धैर्य पूर्वक सुनिए। चर्चा के अंदर बैठते हैं तो सुनना सीखिए, सभी प्रवक्ताओं के लिए। आयुष जी इनका कोई जवाब देते तो नहीं है। ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं जवाब, तो जनता के सामने है ना गर्ग साहब, जनता के सामने है भाई। आप तो पब्लिक डोमेन में चीजों को लाना चाहते हैं ना। वंदना पोपली जी नहीं बता पाएंगी, बीजेपी नहीं बता पाएगी, तो पब्लिक के बीच में जा रहा है, उसमें इतना आक्रोशित होने की कोई जरूरत नहीं है। धैर्य पूर्वक बैठे, थोड़ा सुन लें। आपने सवाल पूछ लिया, उनके पास जवाब होगा तो देंगे, नहीं होगा तो वो नहीं दे पाएंगे जवाब। बाकी जनता पर छोड़ दिया करिए, कुछ चीजें जनता के लिए भी छोड़ा करिए। सारी चीजों का निर्णय आप ही लोग कर लेंगे क्या यहाँ बैठ के? थोड़ा धैर्य रखें। वंदना जी कंप्लीट करें, राजेश दहिया जी के पास मैं जाऊंगा, मेरे पास अब समय बहुत कम है। वंदना जी बहुत जल्दी शार्पली कंप्लीट करें। जी सबसे पहले एमएसपी की यहाँ पर जब बात हो रही थी तो ये कहा गया कि जो एमएसपी है, अगर फसल हुई नहीं है और पहले ही अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है आकर उस पर निर्धारित कर लेगा तो कैसे होगा? मुझे लगता है सरकार भी ऐसे करती है, फसल उगने से पहले ही एमएसपी डिक्लेयर कर देती है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो यही होता है ना कि किसान संतुष्ट हो जाएगा कि अब मेरी फसल जरूर बिक जाएगी क्योंकि उसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और अगर उसमें भी गड़बड़ होती है तो सारी की सारी जिम्मेदारी करारकर्ता की है, ना कि किसान की। किसान को बिल्कुल फारिग रखा गया, बिल्कुल फ्री छोड़ा गया है। और उसमें प्रॉब्लम क्या है? और ये तो
स्वागत होना चाहिए। राकेश टिकैत ने खुद इसका स्वागत किया था। आज बदल गए, वो बात अलग है कि आज उनको उसमें राजनीति दिखाई देने लगी, वो बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एमएसपी की बात की जा रही है कि एमएसपी गारंटी कानून बिल्कुल बनना चाहिए, मैं उसके बिल्कुल हित में हूँ। मोदी जी ने भी कहा था, लेकिन इस तरह से नहीं बनेगा कि आप कहें कि हम जमीन जा रही है ये कहकर तो आप दिल्ली की आप सड़कों पर आकर बैठ गए, उसके बाद आप कहते हैं कि एमएसपी पे जो है वो कानून बनना चाहिए। हर एक चीज में समय लगेगा, हर एक चीज की टिकालिटी है। आप कह रहे थे अभी वजनदास जी 1975 कनेक्ट, ठीक है वरना पोपली जी भाई समय लगेगा, ये बात एकदम सही आपकी, लेकिन समय कितना लगेगा ये भी तो बताना पड़ेगा ना। 80 दिन तो कम से कम हो गए, पहले ही एड्रेस कर लिया होता तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल वही बरकरार कि आखिर समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, और आज जो बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कही है, क्या उस पर सरकार विचार करेगी, और क्या यहां से हम ये मान के चलें कि आगे बातचीत के जरिए इसके समाधान की ओर बढ़ेंगे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।